नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 11 साल पहले यौन शोषण के मामले में पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को दोषी मानकर एफआईआर की गई थी। राघव जी के द्वारा अपील करने पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में राघव जी के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः रद्द करते हुए क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विदिशा शहर के कई समाज सेवियों द्वारा, कई वरिष्ठ नागरिकों द्वारा, अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों द्वारा राघव जी के निवास पर पहुंचकर राघव जी का सम्मान शॉल श्रीफल से किया गया। राघव जी के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर खुशी जाहिर की। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी का कहना है कि आखिर इसकी सत्य की विजय हुई है। देर से ही सही, 11 वर्ष के बाद बेदाग साबित हुए। उनके घोर राजनीतिक विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया था, किंतु उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। हम ये कह सकते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे क्लीन चिट दे दी गई है, मेरे खिलाफ एफआईआर रद्द की गई है। एक षड्यंत्र के तहत मुझे यौन शोषण के एक प्रकरण में फंसाया गया था, जिससे मेरी सोशल लाइफ और 60 साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर ग्रहण लगाया था। भारत के कानून पर मुझे विश्वास था और उस विश्वास की जीत हुई। यदि इस बीच में मर जाता तो ये कलंक अब कभी नहीं मिटता। सन 2000 जुलाई में 2013 जुलाई 2013 में हबीबगंज थाने भोपाल में एक रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट में ये आरोप था कि मैंने उस व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने उस एफआईआर को रजिस्टर करके हमारे ऊपर केस चला दिया। मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही थाने में रिपोर्ट पेश हुई, मैंने 5 तारीख को ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद चालान हो जाना चाहिए था, लेकिन चालान ये जाके 2015 दिसंबर में जाके हुआ। और जब चालान मेरे सामने आया और उसकी सारी कापियां मिल गई एफआईआर वगैरह की, तो मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एफआईआर खारिज करने की एक याचिका लगाई। वो याचिका पेंडिंग पड़ी रही, कभी लगी कभी नहीं लगी, कभी पीछे सबसे नीचे रखी जाती थी तो लगती नहीं थी। और तब 2023 में जाके वो सुनवाई के लिए आई। जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई की और एक ही सुनवाई में उन्होंने अपना फैसला कर दिया। 44 पृष्ठ का वो फैसला है, काफी लंबा है, काफी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सार तत्व ये है कि उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ये एफआईआर मैलिशियस है, अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया है, तो दुर्भावनापूर्ण है। ये भी उन्होंने कहा कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की छबील दुर्बील करने की नीयत से किया गया है। ये भी किया कि किसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ये योजना बनाई, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने ही स्वयं सीडी बनाए जाना स्वीकार किया। इस तरह से कहते हुए उन्होंने एफआईआर निरस्त कर दी और आदेश किया कि जो प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट भोपाल में चल रही है वो समाप्त की जाए। इस आदेश के बाद वो जो शिकायत करता है राजकुमार डांगी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि वो अपील भी कोई 130 दिन विलंब से हुई थी, 3 महीने का समय रहता, उसके आगे भी 130 दिन और, लेकिन वो उसकी डिले कंट्रोल करते हुए, माफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रख ली उसको। और सुनवाई 2 किस्तों में हुई और अंतिम किस्त में जज ने फैसला किया कि समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये बेंच जो है इस बात के पक्ष में नहीं है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में कोई हस्तक्षेप किया जाए, और इसीलिए उसकी पुष्टि की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। ये कुल मिला के सारा मामला है। ये आप वित्त मंत्री रहे थे लंबे समय तक और प्रदेश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ गई, इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार नहीं गई। सरकार नहीं,
वो शिकायत करता गया। शिकायतकर्ता के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही तो खोजने की बात है, क्योंकि उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। वही मेरा सवाल। कुछ न कुछ शक्तियां काम कर रही होंगी, कौन कर रही है मुझे पता नहीं। अब आगे, अब इन सब चीजों से बरी होने के बाद आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? नहीं, हमें अब क्या करना है? 90 साल की मतलब प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी या संगठन में कहीं नहीं, ये अगर 2016 में निपट गया होता तो फिर मैं कुछ आगे के बारे में विचार कर। राजनीतिक दृष्टि से विदिशा और आपके लोग जो हैं उनमें काफी उत्साह है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन आगे रहेगा या संगठन में क्या संदेश? देखिए, ये क्या है कि इस षड्यंत्र और नैतिक मूल्यों को ताक में रखकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंघ जब से बना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने तो शुचिता की राजनीति को जोड़ दिया था और वही राजनीति चलती रही। लेकिन कालांतर में इस परिवेश में बदलाव काफी हो गया है। अपने विरोधियों को कोई संदेश देना चाहते हो? विरोधियों को क्या संदेश दे? मैं किसी के साथ दुश्मनी पालता नहीं हूँ, और जो कुछ है उसको अब भी स्वीकार किया, अभी भी स्वीकार किया है, और पूरे संयम के साथ मैंने 11 साल तक ये त्रासदी भुगती है। विडंबना ये है, मुझे जरूर लगता है ऐसा, कि जिस FIR को देखते से ही और उसको ही पढ़ने मात्र से, क्योंकि उसी FIR का जिक्र किया, बाकी और तथ्य बहुत से हैं जो केस के विरुद्ध में जाते हैं, लेकिन FIR के आधार पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये निर्णय पास एक ही सिटी में कर दिया। उस बात को हमारी सरकार, जिसमें हम ही मंत्री हैं, अपने मंत्री के खिलाफ FIR पंजीबद्ध करने के पहले ये बात क्यों नहीं सोची? ये एक विचार है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात है कि जो चालान पेश किया गया वो 1.5 साल विलंब से किया गया। क्या विचार विमर्श चलता रहा इस बीच? आपकी तरफ से वकील कौन था, थोड़ा बताएंगे? आपका जो केस करा था, वकील का नाम बताएं। किस कोर्ट में? कोई जो भी। देखिए, भोपाल कोर्ट में तो हमारे वकील जो है हरीश मेहता हैं, अभी भी, मतलब वो लड़ते रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वरुण तनखा जबलपुर में, और दिल्ली में सतीजा वकील हैं और विवेक तनखा, इन्होंने वो केस लड़ा। ये हमारे वकील। आगामी भविष्य के लिए क्या करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के लिए? मध्य प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना है, अब चल रही सर, कैसे काम करना चाहिए? अब वो सरकार भी बदल गई है, मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं, सारे मंत्रिमंडल भी बदल गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मूल्यों की राजनीति को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका कि क्षरण हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।